हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर 4। तो हमने पहले क्या कुछ कवर किया है? हमने प्रिलिमिनरी किया है, फिर हमने चैप्टराइजेशन की थी, उसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज की है एंड सेक्शन 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे सेक्शन 5 एंड 6। तो ये वाले जो सेक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये रेलेवेंसी से रिलेटेड हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 2 है ये, ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो जो चैप्टर 2 है वो हमारा 5 से 55 तक है सेक्शंस इसके, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स वाला। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 5। इसमें क्या बताया गया है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो कहते हैं हम एविडेंस किस चीज के बारे में दे सकते हैं, या तो फैक्ट इन इश्यू के बारे में दे सकते हैं या फिर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में दे सकते हैं। तो क्या बात कर रहा है सेक्शन? एविडेंस मे बी गिवन। तो इट मींस मे बी दिया हुआ है, तो इट मींस क्या है? डिस्क्रिशन है यहाँ पे, डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज। गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। सूट इज ये सिविल के लिए यूज होगा, प्रोसीडिंग्स तो क्रिमिनल के लिए यूज होगा। तो एविडेंस की डेफिनेशन हमने की थी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कि वो ऑरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं। तो एविडेंस ऑरल या डॉक्यूमेंट्री दे सकते हैं, मे बी गिवन पार्टीज दे सकती हैं इन एनी सूट दैट इज सिविल केस, प्रोसीडिंग्स मींस क्रिमिनल केस। ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, ऑफ द एग्जिस्टेंस और आएगा यहाँ पे, और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ, या तो किसी चीज की एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस। किस चीज की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस? ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। तो जो फैक्ट इन इशू है उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, या फिर ऑफ एनी सच अदर फैक्ट एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। तो कहते हैं फैक्ट इन इशू के बारे में हम दे सकते हैं एविडेंस, या फिर एनी अदर फैक्ट। एनी अदर कौन सा फैक्ट है? जो रेलेवेंट है, रेलेवेंट भी जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। हेयर इन आफ्टर मींस जो हम सेक्शन 6 to 55 वाले सेक्शंस करेंगे, वहां पे जो भी बताया गया है कि वो रेलेवेंट है, सिर्फ वही रेलेवेंट फैक्ट्स के हम एविडेंस दे सकते हैं। एंड ऑफ नो अदर, यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि इसके बिना और किसी चीज के लिए हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो एविडेंस फैक्ट इन इशू के लिए हो सकता है, या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स। कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स? जो सेक्शन 6 से लेके 55 तक दिए गए हैं। सेक्शन 6 से क्या स्टार्ट हो जाता है? जैसे रेस्ट जस्टे हो गए, किसी का मोटिव हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये सारे चीजें हैं, ये सेक्शन 6 to 55 में डिस्कस की गई हुई है। किसका कैरेक्टर हो गया, ये सारा कुछ डिस्कस किया गया है सेक्शन 6 to 55 में, जो रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं। इसमें आगे एक इलस्ट्रेशंस दी गई हैं सेक्शन में इटसेल्फ। फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बात कर रही है? that A is tried for the murder of B by beating him with the club with the intention of causing death। तो कहते उसका ट्रायल किस चीज के लिए चल रहा है? कि उसने मर्डर किया है B का, कैसे? विद क्लब उसने बीटिंग की है एंड उसकी इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की। तो कहते जब ट्रायल होगी A की, तो कौन कौन से फैक्ट्स इशू में होंगे? दैट A was beating B with club, ये फैक्ट इन इशू होगा। A is causing death by such beating, और उसी बीटिंग के साथ जो बी की डेथ हुई है। एंड थर्ड के जो ए है उसकी इंटेंशन थी ये डेथ कॉज करने की। तो ये इन इशू फैक्ट्स होंगे जो कोर्ट में प्रूव करने होंगे। सेकेंड है कि अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। तो कहते हैं जब फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तो उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ में नहीं लेके आता फर्स्ट हियरिंग पे, जिन पे वो रिलाई करना चाहता है, जो बॉन्ड था उसका। दिस सेक्शन डज नॉट एनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट्स एट अ सब्सीक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीपीसी। तो कहते अगर कोई पर्सन अगर वो फर्स्ट हियरिंग पे जिस चीज पे वो रिलाई कर रहा है उसी चीज को कोर्ट में नहीं लेके आ रहा है, तो इस सेक्शन के अंडर वो पर्सन सब्सीक्वेंट स्टेज पे उस चीज के एविडेंस नहीं लेके आ सकता, अनलेस के सीपीसी में जो भी प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 5। अभी स्टार्ट होते हैं हमारे रेलेवेंट
फैक्ट्स, कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट है। ये हमारे प्री के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, ये सेक्शंस हमारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलस्ट्रेशंस है एविडेंस एक्ट की वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली जो इलस्ट्रेशंस होती हैं उन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन से सेक्शन में कौन सी इलस्ट्रेशन है आपको ये पता होना चाहिए। सेक्शन 6 आ गया, इसको बेसिकली हम वैसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। पर्टिकुलरली ये वर्ड सेक्शन 6 में नहीं दिया गया, एविडेंस में आपको कहीं पे भी ये वर्ड नहीं मिलेगा, बट जो सेक्शन 6 है वो वैसे बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पे। ठीक है, तो सेक्शन क्या बात कर रहा है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो कहते हैं कौन से फैक्ट्स हैं जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होते हैं, वो रेलेवेंट होते हैं। फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू, कहते हैं वो इशू में नहीं है बट आर सो कनेक्टेड, तो उनका कोई डायरेक्टली कोई रिलेशन बन रहा है, वो कुछ उनका कनेक्शन बन रहा है किसके साथ, विद फैक्ट इन इशू उनका कोई कनेक्शन बन रहा है, एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो रेलेवेंट हो जाएंगे। वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, चाहे वो सेम टाइम एंड प्लेस पे हुए हैं चाहे वो डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पे हुए हैं, तब भी वो जो फैक्ट्स होंगे, कनेक्टेड फैक्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे भी यही बात कर रही है कि जो कनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं, थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन, इसका मीनिंग होता है। इसमें आगे इसकी इलस्ट्रेशन सेक्शन में दी गई है। A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said, done by A or B, the bystanders at the beating, or so shortly before or after it as to form part of same transaction is relevant fact. तो कहते हैं A ने B का मर्डर किया है, उसको मार के, उसको बीटिंग करके, तो कहते उस टाइम पे उन दोनों ने जो भी कहा या जो भी किया A एंड B ने, वो भी रेलेवेंट है। ये फैक्ट इन इशू नहीं है बट ये रेलेवेंट माना जाएगा। जो वहां पे लोग खड़े थे उन्होंने जो देखा वो रेलेवेंट होगा, उससे पहले या बाद में क्या हुआ वो भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इसकी, A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. तो कहते हैं A के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसने वेजिंग वॉर की है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहते हैं वहां पे जो भी कुछ हुआ, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, ट्रूप्स ने उन पर अटैक हुआ है, सब कुछ ब्रोकन ओपन कर दिया है, तो ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे, ये रेलेवेंट होंगे। चाहे कि जो ए है वो पर्सनली हर जगह पे नहीं प्रेजेंट था, बट उसकी वजह से ये सब हुआ है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा सेक्शन 6 के अंदर। फिर आता है A sues B for a libel contained in a letter forming part of a corresponding letter between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of correspondence in which it is contained are relevant facts though they don't contain the libel itself. तो कहते A ने B को सू किया है कि उसने डेफामेशन का केस फाइल किया है कि एक लेटर था उसमें उन्होंने ये डेफामेशन वाली चीजें कही हैं। तो कहते हैं चाहे इटसेल्फ किसी लेटर में ये लाइबल वाली चीज नहीं है बट वो कनेक्टेड चीजें हैं, लेटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, तो वो यहाँ पे रेलिवेंट मानी जाएंगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। ये कुछ चीजें थी जो बी से ऑर्डर की गई थी, वो ए को डिलीवर हुई या नहीं। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इमीडिएट पर्संस सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो कहते कि वो जो इंटरमीडिएट पर्संस होते हैं उनको अगर डिलीवरी की गई है तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस पे आते हैं अभी हमारे एमसीक्यूज। तो जो पिछले ये सेक्शन है इस पे 2 केस लॉज भी हैं। पहला केस है इसका सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो ये वाला केस है इसमें क्या होता है कि 1-2 बच्चे होते हैं, उनकी जो मदर होती है उसको एक्यूज्ड अंदर लेके जाते हैं रूम में,
एंड बच्चे जो बाहर खड़े होते हैं वो बहुत सारा चीख रहे होते हैं, चिल्लाते होते हैं कि हमारी मदर को मारा जा रहा है, हमारी मदर को बचा लो। तो जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने ये सारी आवाजें सुनी हैं, तो वो क्या बन जाएगा, वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। बच्चों की चीखें हैं उनको माना जाएगा, उन्होंने जो बोला, जो किसी ने सुना, वो सबको हम क्या मानेंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट होगा अंडर सेक्शन 6। ठीक है, ये मैं केस का नाम लिख देती हूं इसका, सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, सेकंड केस है इस पे सुखड़ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो सेक्शन 6 है उसका स्कोप है वो डिस्कस किया गया था। इसमें भी एक पर्सन होता है, उसको कोई मार के चला जाता है, तो वो जब बेहोशी की हालत में होता है तो दूसरे पर्सन कोई आता है, उससे आके पूछता है कि आपको क्या हुआ, तो वो बताता है कि मेरे साथ ये किसी पर्सन ने कुछ किया है। तो वो उसके बाद उस पर्सन की हो जाती है कुछ टाइम बाद डेथ। तो कहते हैं जिस पर्सन को उसने बताया है क्या वो रेलेवेंट बनेगा, यस वो सेक्शन 6 में रेलेवेंट बनेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। तो एक चीज अगर सेक्शन 6 में रेलेवेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सेक्शन में भी रेलेवेंट होगी। बाकी में अगर नहीं भी रेलेवेंट तो हो सकता है वो सेक्शन 6 में रेलेवेंट हो। तो इसका स्कोप डिस्कस किया गया था सुखड़ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। अब आते हैं इसके प्री के क्वेश्चंस। तो प्री में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रेलेवेंट फैक्ट। तो कहते हैं जो रेलेवेंट फैक्ट है वो लीगली रेलेवेंट होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, लीगली एंड लॉजिकली दोनों तरीके से रेलेवेंट होना चाहिए, या फिर लीगली लॉजिकली रेलेवेंट भी होना चाहिए एंड एडमिसिबल भी होना चाहिए। तो जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं वो लीगली रेलेवेंट होने जरूरी हैं अंडर लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए है इसका। तो लॉजिकली, वैसे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं वो लॉजिकली भी रेलेवेंट हैं, बट अगर हमने आंसर करना है तो जो सेक्शन 5 to 55 में फैक्ट्स दिए गए हैं, बेसिकली 6 to 55 में रेलेवेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, वही हम रेलेवेंट मानेंगे क्योंकि वो लीगली रेलेवेंट हैं। क्योंकि लॉजिकली तो और भी फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हो सकते हैं, बट वो एविडेंस एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे फॉल नहीं करते। तो लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स को ही हम रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आएगा फॉर्मिंग द फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इफ इट इज इन इशू एंड हैव अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस। सेकेंड, इफ इट इज इन इशू एंड मे हैव अकर्ड एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। तो ये लाइन भी पढ़ी है हमने, ये भी पढ़ी है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। दो नॉट इन इशू पढ़ा था हमने, दो नॉट इन इशू एंड मे हैव अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस एंड एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ये लाइन हमने पढ़ी है। लास्ट ऑप्शन है दो नॉट इन इशू मस्ट हैव अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस। तो ये मस्ट वर्ड वहां पे नहीं है सेक्शन में इटसेल्फ। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, सी ऑप्शन, दो नॉट इन इशू मे हैव अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। ठीक, करेक्ट ऑप्शन होगी सी इसकी। नेक्स्ट है हमारे मेंस के क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कभी ना कभी किसी क्वेश्चन में किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केस ऑफ होमिसाइड अगेंस्ट एक्स प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूसेस अ स्टेटमेंट ऑफ वाई आई हर्ड द क्राइज एंड सॉ द डेड बॉडी, डिस्कस द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट। तो कहते हैं होमिसाइड का केस था अगेंस्ट एक्स, तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन होता है वो एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करता है जो वाई ने दी है। वो बोलता है कि उसने कुछ रोने की आवाज सुनी थी एंड उसने वहां पे डेड बॉडी देखी थी। तो कहते हैं ये रेलेवेंट है किसी सेक्शन के अंदर, यस ये सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट बनेगी। ठीक है, ये हरियाणा के पेपर में कभी पूछा गया, आई थिंक 2011 के पेपर में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, एक्सप्लेन एंड स्टेट ब्रीफली द एक्सेप्शंस टू दिस रूल।
तो एविडेंस हमने सेक्शन 5 में अभी डिस्कस किया। तो एविडेंस क्या होनी चाहिए, फैक्ट एंड इशू के रिलेटेड होने चाहिए, या फिर यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि फैक्ट एंड इशू के रिलेटेड होते हैं, बट वहां पे और क्या दिया हुआ है कि अदर जो फैक्ट्स हैं उनके रिलेटेड भी हो सकता है, बट वो रेलेवेंट जो है सेक्शन 6 to 55 में। तो हमारा आंसर होगा कि सेक्शन 5 डील करता है कि जो भी एविडेंस है वो मैटर इन इशू से रिलेटेड होता है, एंड साथ में अदर जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं जो सेक्शन 6 to 55 हैं उनमें भी वो एविडेंस हम दे सकते हैं। तो फिर हम ब्रीफली इसके बारे में लिखेंगे सेक्शन 6 to 55 कौन कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रूल ऑफ रेस जस्टे। तो कहते हैं रूल ऑफ रेस जस्टे क्या है, तो आप इसके आंसर कर सकते हैं कि एज अ जनरल रूल कि जो रेस जस्टे की डॉक्ट्रिन है वो इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्रिन है, बट सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट में इसको स्पेसिफिकली नहीं दिया गया, बट उसकी वर्डिंग से हमें पता चलता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे से ही रिलेटेड है। तो ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हैं रूल्स ऑफ रेस जस्टे का। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।